13 जून 2025 इजराइल का ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज अस्फहान पर एक बड़ा हमला। ये हमला ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे किया गया ताकि ईरान न्यूक्लियर पावर देश ना बन सके। उसके बाद ईरान ने जवाबी हमला किया और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमला किया, जिससे पूरी दुनिया में आज डिप्लोमेटिक तरीके से कह लो या किसी भी तरीके से बहुत ही ज़्यादा उसने अपना पावर दिखाया है। लेकिन साथ साथ में ये चीज़ भी है कि आखिर ये हमला किया क्यों गया इजराइल की तरफ से। इजराइल नहीं चाहता कि उसे आसपास कोई भी डर हो, क्योंकि वो अपने विस्तार को फैलाना चाहता है और उसमें सबसे बड़ी अड़चन है ईरान, क्योंकि बाकी के देश जो है वो उनका कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो उनके खुद के अलाइज है, क्यों करेंगे कुछ भी। तो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है ईरान। और ईरान ने जिस तरह से हमले किए, आमतौर पर हम जिस तरह से देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पर आप कुछ भी चालू करते हो, सबसे पहले आपको यही सारी खबरें देखने को मिल रही हैं ईरान की तरफ से कि ईरान ने किस तरह हमला किया, कौन कौन सी एडवांस मिसाइलों का उपयोग किया गया। ऐसी मिसाइलें ईरान ने दागी हैं जिनके वीडियोस वायरल हुए हैं, और किस तरह से उन्होंने कहाँ पे हमले किए, किस तरह से उन्होंने इजराइल के आयरन डोम को, उनकी डिफेंस सिस्टम को फेल कर दिया। सारी बातें ठीक है, सारी बातें सही भी हैं, मगर इसके पीछे एक सवाल भी फिर आता है कि ईरान इतना पावरफुल है, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर वो इतना बड़ा काम कर रहा है। अस्फहान में वो जमीन के नीचे गुफाओं के अंदर अंडरग्राउंड अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को चला रहा है। उसके पास इतने एडवांस मिसाइल हैं, उसके पास इतनी बड़ी सैन्य पावर है, उसके पास इतने एडवांस हथियार हैं, उसकी मिलिट्री ताकत इतनी ज़्यादा है। उसने इजराइल को जिस तरह से खबर में बता रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं रोज सोशल मीडिया पे, एक नई मिसाइल छोड़ दी जा रही है, उसके अलग ही कुछ तरीके से वो आसमान में घूमती हुई जा रही है, उसके कुछ फेजेस बन रहे हैं और किस तरह से वो दिखाई जा रही है, कहाँ जाके हमले कर दे रही है। तो इतना पावर और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, इतना एडवांस मिसाइल अटैक, इतना एडवांस मिलिट्री पावर, और बता के हमले किए जा रहे हैं, जिससे अमेरिका खुद डर गया है, इजराइल खुद डर गया। उनको बंकर में आज तक नहीं देखा हो आपने कि इजराइल के लोग इस तरह से दौड़े भागे हों, इस तरह से बंकर में छुप गए हों। ईरान के हमले के बाद ये सारी चीजें आपको देखने को मिली सोशल मीडिया पर। तो सब चीजें देखने के बाद हम एक काम कर रहे हैं, ईरान का इतना प्रमोशन और ईरान के मिसाइल्स का इतना प्रमोशन कि आप सोशल मीडिया पे चारों तरफ देख रहे हैं कि किस तरह से ईरान ने ये हमला कर दिया, किस तरह ईरान ने वो हमला कर दिया। सब चीजें ठीक है और हम मानते भी हैं कि ईरान ने बहुत ठीक किया जिस तरह से उसने हमले किए, क्योंकि किसी के भी देश पे इस तरह से हमला होगा तो वो जवाब देगा, तो वो ठीक है ईरान की तरफ से। मगर फिर ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर देने से, ईरान की वाह कर देने से, उसकी मिलिट्री पावर को हम अगर कह देते हैं कि बहुत पावरफुल एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो ये फिर एक सवाल भी आ जाता है वहाँ पर कि अगर इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी, इतने एडवांस मिसाइल्स, इतनी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी के साथ हमला करने वाला देश, तो फिर गाजा का ऐसा हाल कैसे हो गया? फिर फिलिस्तीनियों को क्यों अपनी जमीन छोड़ के भाग जानी पड़ी? फिर आज क्यों पूरा गाजा एक जमीन दोष हुआ पड़ा है? क्यों वहां के बच्चे भूखे और प्यासे मर रहे हैं? क्यों वहां की औरतों को बेइज्जत किया जा रहा है? फिर क्यों वहां पे लोगों को उनकी जमीनों से खदेड़ दिया गया? फिर क्यों वहां पे बच्चे भूख और प्यास से मर रहे हैं? फिर क्यों वहां पे एक भी घर ऐसा नहीं बचा कि जिसमें रहने लायक स्थिति हो? पूरा गाजा बर्बाद। तो जब इतनी एडवांस मिसाइल, इतना मिलिट्री पावर, इतना सब कुछ, तो फिर ये तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब ये सवाल किया जाता है तो ईरान की तरफ से जवाब आता है कि वो डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी कुछ मजबूरियां हैं, उसके कुछ सारे सवाल जवाब करने लग जाते हैं। फिर वो कहता है कि हम पीछे से सपोर्ट करते हैं, वो हिजबुल्लाह को और हमास को सपोर्ट करके उनको हथियार देके हमले करा देते हैं। तो मगर उनको आप ये सब नहीं दे सकते जो आपके पास है, जिस तरह से आपने हमला कर दिया। तो फिर सवाल तो बिल्कुल खड़ा होता है कि अगर इतनी एडवांस मिसाइल, इतने एडवांस आपके पास सब कुछ है, फिर गाजा में ये नहीं होना चाहिए था जो गाजा के अंदर हुआ है। हम सिर्फ रील स्क्रॉल कर दे रहे हैं, ईरान की वाह कर दे रहे हैं, तो साथ में ये सवाल कौन करेगा कि अगर आपके ऊपर हुआ। यहाँ पे एक बात बहुत समझने वाली है कि ईरान ने ना गाजा के लोगों का बदला लिया है, ना फिलिस्तीनियों का बदला लिया है, जिस तरह से हम उसको प्रमोट किए जा रहे हैं। अगर गाजा और फिलिस्तीन का बदला लिया गया होता तो आज गाजा और फिलिस्तीन की ये हालत ना होती। क्यों?
क्योंकि ईरान ने ये हमला कब किया है? 13 जून के बाद, जब इजराइल ने डायरेक्ट अटैक किया है ईरान के ऊपर, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज अस्फहान पर, तब जाकर ईरान ने रिटालिएट किया, तब जाकर ईरान ने अपना बदला लिया। तब उसको कुछ भी नहीं याद आया कि मेरी जो डिप्लोमेटिक जो भी कारण है उसका क्या होगा, अमेरिका क्या करेगा, और उसके बाद इजराइल क्या करेगा, उसके बाद दूसरे देश मेरे साथ आएंगे या नहीं आएंगे। वो तो पूरी तरह उतर गया युद्ध के अंदर। तो यही चीज उन मजलूमों के लिए क्यों नहीं की गई जब आपके पास इतनी पावर थी? मगर ठीक है, हम अगर ईरान की ही बात कर लेते हैं, तो ईरान ने भी जिस तरह से लड़ा है इजराइल के साथ, कुछ लोग कहते हैं कि इजराइल का आयरन डोम और इजराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। तो ठीक है, अगर स्ट्रांग है तो ये इतने बड़े बड़े हमले हुए वो उसको रोक नहीं पाया। हकीकत जो है, जो लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो ना किसी को भूगोल देखने की आदत है, ना इतिहास पढ़ने की आदत है, ना फिर जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनके ऊपर ध्यान रखने की आदत है। वहाँ पे क्या क्या मूवमेंट्स हो रही हैं, वहाँ पे कौन किसका अलाइज बन गया, कौन किसके साथ चला गया, कौन किसके साथ आ गया, किसने वो भुट्टे वाले बाल के ट्रम्प चाचा की बात सुन ली। तो ये सारी चीजें जब होती रहती हैं तो हम ये सारी चीजों पे ध्यान नहीं देते, हम ध्यान देते हैं इंस्टाग्राम की रील के ऊपर, कि कौन सी रील आई ईरान, कौन सी रील आ गई, कि जिसके ऊपर हम बस वो रील को फॉरवर्ड कर देते हैं या फिर उसको सेव करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देते हैं और अपने दोस्त यारों में शेयर कर दिए। फिर एक नई रील आ गई, फिर एक नया रॉकेट आ गया, फिर एक नई मिसाइल आ गई। ऐसा नहीं है, हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि इजराइल अकेला कुछ नहीं है, इजराइल अकेला कुछ नहीं कर सकता। आपने इसमें भी देखा होगा कि जब ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया तो इजराइल थक चुका था, इजराइल के पास अब पावर नहीं रह गई थी उसको डिफेंस करने के लिए, उसके पास इतने डिफेंस सिस्टम नहीं रह गया था कि वो और रॉकेट्स और मिसाइल्स को रोक सके। तब एंट्री होती है अमेरिका की, और अमेरिका उसके न्यूक्लियर साइट्स पे हमला करता है, अस्फहान पर, इस सारी जगहों पर, और वो भी अपने सबसे एडवांस बॉम्बर से, जो जमीन के नीचे अगर कोई न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उसको भी खत्म करने की ताकत रखता है। तो इतने एडवांस पावर के साथ ईरान के ऊपर हमला किया गया, और फिर उसके बाद ईरान फिर वहां पे नहीं रुका, ईरान ने वापस जवाब दिया और कह के जवाब दिया कि आज रात कुछ बड़ा होगा, और उसने अमेरिका की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, अमेरिका की मिलिट्री फैसिलिटीज, जो अमेरिका के बेस है मिलिट्री बेस, उसके ऊपर हमला किया। तो ये सारी चीजें देख के लगता है कि ये खुद अपने लिए लड़ रहे हैं, इनको ना फिलिस्तीन से कुछ है ना गाजा से कुछ है। अगर ये सारी चीजें होती तो ये ताकत ये पहले भी दिखाते, लेकिन ठीक है, अपने लिए ही दिखाए, बहुत अच्छी दिखाए। लेकिन अगर जो लोग कहते हैं कि इजराइल बहुत पावरफुल है और इजराइल डिफेंस करता है और इजराइल ये करता है और इजराइल वो करता है, तो इजराइल कुछ नहीं करता है। नो डाउट कि इजराइल के पास पावर ज्यादा है, इजराइल के पास का जो उसका डिफेंस सिस्टम है वो है ठीक, अच्छा है, उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है बहुत अच्छा मोसाद काम करती है, उनके पास पावर, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा है। लेकिन वो बिना यूरोपियन कंट्रीज, बिना अमेरिका, इनके बिना कुछ भी नहीं है। उसका आपको अगर भूगोल पे नजर डालोगे, अगर आप मिडल ईस्ट पे नजर डालोगे, आप अगर अरब कंट्रीज पे नजर डालोगे, तो आपको ये सारी चीजें साफ हो जाएंगी कि अगर इजराइल के ऊपर अगर किसी को हमला करना है तो वो डायरेक्ट हमला इजराइल पे नहीं कर सकता है। आपको ये नहीं पता, क्योंकि अगर इजराइल पे हमला करना है आपको, तो सबसे पहले आपको वो सारी अरब कंट्रीज से होके गुजरना पड़ेगा जिन्होंने अमेरिका के मिलिट्री बेस बना के रखे हुए हैं अपने खुद के देशों में। आप सोच भी नहीं सकते, जिनको आप ये सारी चीजें समझते हो कि ये रहनुमा है और ये क्या क्या है पता नहीं, लेकिन उन्होंने खुद अपने देशों के अंदर अमेरिका को जगह दी हुई है, मिलिट्री बेस बना के रखे हुए हैं, उन्हें सपोर्ट दिया हुआ है हर तरह से, जिससे वो इजराइल को प्रोटेक्ट कर सके, इजराइल आगे बढ़ सके पूरी जमीन को। आप जानते हैं, अगर जब इजराइल को बसाया गया फिलिस्तीन के अंदर 1948 के अंदर, जब उसको सबसे पहले ब्रिटेन ने उसको मान्यता दी, उसके बाद सारे अलग अलग देशों ने उसको मान्यता दी कि हाँ ठीक है ये एक देश है। उसके बाद ईरान एक अलग स्टेट, इजराइल एक अलग स्टेट होगा, फिलिस्तीन एक अलग स्टेट होगा, ये सारी बातें हुई। लेकिन आपको पता है कि उसके बाद जब उसने इन्वेड करना शुरू किया फिलिस्तीन के ऊपर इजराइल ने, तो आज ये हालत है कि जिस देश में वो आके बसा, जहां पे उसे जगह दी गई, उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया। और आज अगर फिलिस्तीनियों को ये साबित करना हो कि ये उनकी जगह है, तो उनको वो केस कहाँ लड़ना पता है? आपको पता है वो केस कहाँ लड़ते हैं? उनको ये प्रूफ करने के लिए उनको इजराइल की कोर्ट के अंदर ये केस लड़ना पड़ता है कि ये हमारी जमीन है। आप सोच के देखिए कि जो मतलब उनको वहां से भगा रहा है, उसकी कोर्ट, मतलब ये चीज फिलिस्तीनियों के साथ हुई है कि अगर उनको अपनी जमीन का प्रूफ देना है तो उनको इजराइल की कोर्ट में जाके ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि हमारी जमीन है। तो आपको क्या लगता है, इजराइल की कोर्ट उनको ये कह देगी कि हाँ ठीक है आपकी जमीन आप ले लो?
इजराइल चाहता है पूरा फिलिस्तीन, पूरा गाजा और मिडिल ईस्ट में पूरा पावर चाहता है इजराइल अमेरिका के साथ। तो कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे मैं आपको बता दूं, आप सोच भी नहीं सकते कि इजराइल को कितना प्रोटेक्शन दिया गया है। आप उसके डेड सी में देख लो, आप वहाँ पे जितने भी समुद्र की बंदरगाह हैं वहाँ पे सारे पे अमेरिका के युद्ध जहाज खड़े हुए होते हैं, जो अगर आपको क्या लगता है कि ईरान ने मिसाइल मारी तो वो डायरेक्ट इजराइल पे चली गई? डायरेक्ट इजराइल पे नहीं चली जाती है। डायरेक्ट इजराइल का आयरन डोम उसे नहीं रोकता है, उससे सबसे पहले रोकता है, उसके बाद उसे रोकता है इराक के अंदर मिलिट्री बेस जो अमेरिका का है, उसके बाद रोकता है उसे आगे आने वाले अमेरिका के मिलिट्री बेस जो हैं, फिर उसके बाद उसे रोकता है इजराइल का डिफेंस सिस्टम। तो ये इतना मतलब बहुत पावरफुल कोई नहीं है कि उसको डायरेक्ट मारते हैं और वो डायरेक्ट सारे मिसाइल रोक लेता है। उसको अमेरिका का फुल सपोर्ट है। कुछ ऐसी जगह हैं जो आपको मैं बताऊं और आप शॉक हो जाएंगे कि किन किन देशों ने अमेरिका को सपोर्ट करके रखा है, और वो अमेरिका को इस तरह से जगह दे के रखी है कि कभी भी ये फिलिस्तीन का मसला हल नहीं हो सकता, क्योंकि जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो फिलिस्तीन का मसला हल करते, आज वो अमेरिका की गोद में जाके बैठे हुए, उन्हें जगह दे के बैठे हुए। कतर कतर का अल उदैद एयरबेस मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है, जो दोहा के पास स्थित है। यहाँ लगभग 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ये यूनाइटेड स्टेट सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड मुख्यालय है और हवाई अभियानों के लिए महत्वपूर्ण है। बहरीन नेवल सपोर्ट एक्टिविटी, बहरीन ये अमेरिका की नौसेना के 5वें बेड़े यानी 5th फ्लीट का मुख्यालय है। यहाँ लगभग 9,000 सैनिक और नागरिक कर्मचारी हैं। ये गहरे पानी की बंदरगाह है जो विमान वाहक पोतों को संयोजित कर सकता है, मतलब अगर युद्ध होता है पानी के तो वो भी कर लेते हैं वो। कुवैत कैंप अरिफजान मध्य पूर्व में अमेरिका की सेना का प्रमुख लॉजिस्टिक और कमांड हब। कुवैत सिटी से 55 किमी दक्षिण पूर्व में अली अल सलेम एयरबेस 386वें एयर एक्सपीडिशनरी विंग का घर, जो क्षेत्र में युद्ध सहायता प्रदान करता है। कैंप ब्यूरिंग इराक और सीरिया में अभियानों के लिए स्ट्रेटेजिक क्षेत्र। कुवैत में लगभग 13,500 सैनिक तैनात हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई अल दफरा एयरबेस अबू धाबी के दक्षिण में ये 380वें एयर एक्सपीडिशनरी का विंग आधार है। यहाँ F-22 रैप्टर ड्रोन और AWAC जैसे उन्नत विमान तैनात हैं। ये खुफिया जानकारी और हवाई अभियानों के लिए महत्वपूर्ण है। लगभग 3,500 सैनिक हैं। जेबेल अली पोर्ट औपचारिक सैन्य ठिकाना नहीं है, लेकिन अमेरिकी नौसेना के लिए प्रमुख पोर्ट ऑफ कॉल है। सऊदी अरब प्रिंस सुल्तान एयरबेस रियाद से 60 किमी दक्षिण में ये हवाई और मिसाइल रक्षा पेट्रियट और थार्ड सिस्टम के लिए उपयोग होता है। 2024 में यहाँ 2,321 सैनिक थे। सऊदी अरब सरकार के साथ समन्वय संचालित इस्फहान विलेज एयरफोर्स बेस रियाद में एक अन्य महत्वपूर्ण ठिकाना जॉर्डन मुवफ्फक अली एयरबेस अम्मान से 100 किमी उत्तर पूर्व में है। 332वें एयर एक्सपीडिशनरी का विंग आधार है। यहाँ 2023 में लगभग 2,900 सैनिक थे जो ISIS के खिलाफ अभियुक्तों को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए काम करते थे। टावर 22 सीरिया और इराक की सीमा के पास छोटा लेकिन रणनीतिक ठिकाना है। इराक अल असद एयरबेस बगदाद के 150 मील पश्चिम में इराकी वायुसेना के साथ संयुक्त रूप से संचालित यहाँ हजारों अमेरिकी सैनिक हैं। एरबियल एयरबेस उत्तरी इराक और सीरिया में हवाई अभियानों के लिए कुर्द और इराकी बलों को सलाह देने के लिए उपयोग। 2024 में इराक में कुल 2,500 सैनिक थे। तो ये सारे कुछ मतलब ठिकाने हैं। अब आप देख लीजिए कि अमेरिका कितना दूर है अगर आप देखने जाए ईरान से, मगर वो वहां बैठे बैठे ईरान पूरा मिडल ईस्ट, इराक को तो पूरा खत्म कर चुका, सीरिया को पूरा खत्म कर चुका, अब बारी है ईरान की। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो कोई ना इत्तेफाक है ना कुछ है। ये वो कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, वो वाली चीज है कि सारे अरब अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं और सारे जो जिनको सपोर्ट करना चाहिए था, जिन्हें बात करनी चाहिए थी, जिन्हें अपना स्टैंड रखना चाहिए था, वो खुद अपना स्टैंड उखाड़ के ले गए, अमेरिका में बैठ गए लगा के। तो मतलब आप उम्मीद ये नहीं कर सकते कि जो गाजा में जो हालात हैं, जो फिलिस्तीन में हालात हैं, वो एकदम से सही हो जाएंगे। आप अगर नज़र डालोगे मिडिल ईस्ट पे, आप नज़र डालोगे वहाँ की स्थिति पे, तो आपको झटका लगेगा कि मतलब अगर ये सारी स्थिति है तो बिल्कुल जो हुआ है वही होना था, और शायद इससे भी बुरा होगा अगर किसी ने आगे बढ़ के इसके स्टैंड नहीं लिया। तो जिस तरह ईरान के पास पावर है उसे बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए, मगर वो अपने लिए लड़ रहा है। ठीक है, अपने लिए लड़ रहा है वो भी ठीक है,
मगर फिर हम इस तरह से तारीफ नहीं कर सकते कि वो फिलिस्तीन का बदला ले रहा है। फिलिस्तीन का बदला नहीं ले रहा है, वो ना गाजा का बदला ले रहा है, उसके ऊपर हुए हमले का वो रिटालिएशन कर रहा है, उसके जवाब में वो जवाब दे रहा है। क्योंकि अगर गाजा के लिए किया होता तो बहुत पहले किया होता, इतने लोग नहीं मरे होते, आज गाजा बर्बाद नहीं हुआ होता, इतने बच्चे यतीम नहीं हुए थे, इतनी औरतें बेवा नहीं हुई होती, और आज बच्चे भूख प्यास से तड़प नहीं रहे होते। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो रियलिटी पे बेस्ड है। और भी कई सारे वीडियोस इसके रिलेटेड आएंगे जो बहुत ही जो हम कह सकते हैं कि डिटेल जानकारी पे होगा। ये ना कोई स्क्रिप्टेड था, इसकी मैंने कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं की थी, ना मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी थी, ना कोई टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ किया। ये सारी जानकारी इसलिए है कि हम नज़र रखते हैं इस चीज़ के ऊपर। अगर शायद मैं स्क्रिप्ट तैयार करता, टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ करता, तो मैं शायद और बेहतर तरीके से आपको बता सकता। मगर ये इतना मैं खुद चला चला के देख के थक चुका था इंस्टाग्राम और ये सारी चीज़ें, कि लोग बस उसको प्रमोट किए जा रहे हैं, लेकिन कोई सवाल वाला कोई नहीं आ रहा है, ना सवाल वाली कोई रील नहीं आ रही कि यार इतना पावरफुल रॉकेट, इतने पावरफुल मिसाइल, इतना सब कुछ, तो फिर गाजा की हालत क्यों ऐसी है। तो ये सारी जानकारी आपको और भी डिटेल में मिलेगी कि आज अरब कंट्रीज किस तरह से सऊदी के साथ चले गई है, किस तरह से उनके अलाइज बन चुके हैं, किस तरह से यूएई ईरान को या फिर गाजा में तो रिलीफ एड ज़्यादा नहीं भेजता, लेकिन तो ये सारी चीज़ें मतलब कोई इत्तेफाक और ये सारी इस तरह से बहुत नॉर्मल नहीं है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हम बनाएंगे जिसके अंदर आपको इजराइल का कैसे वहाँ पे बसना हुआ, किस तरह से फिलिस्तीनियों के साथ जुल्म हुआ, ये एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा। हम इसकी सीरीज बनाएंगे इंशाल्लाह और सारा कुछ आपको उसके अंदर बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे ये फिलिस्तीन, इजराइल और ये सारा जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। पसंद आया तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि ये जानकारी सही आपको लगी या फिर ठीक है ईरान ने जो किया वही सही है। तो जो आपको लगा है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।